हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग द्वितीय। देखिए, इसी क्रम में आज आपका यहां पर अध्याय 7वां है। यहां पर हम मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। बात कर लें हम आज के चैप्टर की। देखिए, आज का चैप्टर जो है यहाँ पर अगर हम पुरानी वाली जो आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक देखेंगे तो वहाँ पर ये चैप्टर नंबर 7 है। लेकिन अगर आप नवीन एनसीईआरटी की जो किताबें अभी आई हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये चैप्टर नंबर 5 बन चुका है। यानी नई किताब में क्या है कि चैप्टर जो 3 चैप्टर हैं उन्हें कट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका वैसे तो अंतिम चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर पुरानी वाली से हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर भी 7वां चैप्टर है और इसके बाद एक और यहाँ पर वीडियो आपका आएगा, चैप्टर 8 का आएगा। तो आज अगर हम यहाँ पर देखें मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो हम यहाँ पर आप देखते होंगे आज आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आप अपने गली के नुक्कड़ से निकलते ही, अपने घर से निकलते ही किसी बाजार में जाएं, कहीं भी आप नज़र दौड़ाएं तो चारों तरफ आप देखेंगे किताबें हैं, पत्र पत्रिकाएं देखेंगे, अखबार देखेंगे, तमाम तस्वीरें देखेंगे, उन पर बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखी हुई देखेंगे, साथ ही साथ प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, ये सब देखेंगे। यानी पूरी तरह आप देखेंगे चारों तरफ आपके इर्द गिर्द हर जगह पेंटिंग्स की भरमार है, हर जगह मुद्रण की भरमार है, हर जगह जो है प्रिंट की हुई सामग्री की भरमार है। यानी आज आप कहीं भी निकल जाएं, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप ऐसी सामग्री से घिरे ना हो, हर जगह प्रिंटिंग की भरमार है। लेकिन आपको क्या पता है कि प्रिंटिंग की शुरुआत एक यकाएक नहीं हुई है, इसके पीछे का एक रीजन है, इसके पीछे का एक इतिहास है। अब देखिए, यहाँ पर हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें और क्लियर कर देते हैं। पहली बात, आपको मुद्रण संस्कृति में और पांडुलिपि लेखन में अंतर समझना होगा। जो कुछ अभ्यर्थी हैं यहाँ पर या कुछ छात्र हैं, उनके मन में प्रश्न यही उठेगा कि सर पांडुलिपि और यहाँ पे मुद्रण में क्या अंतर है। देखिए, पांडुलिपि जो होती है आपकी, वो क्या तो ताम्रपत्र पर या फिर और भी ताड़पत्र वगैरह होते हैं या फिर और भी पेड़ से मिलने वाली जो सामग्री है उन पर लिखी जाती है, लेकिन वो हाथ से तैयार की जाती है। वहाँ पर मेन चीज़ क्या होती है कि वहाँ पर जो राइटर होता है वो एक एक ताड़पत्र को या पांडुलिपि के एक एक पत्र को हाथों से तैयार करता है। अब मुद्रण में क्या होता है, मुद्रण में हर चीज हाथ से तैयार नहीं की जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि हर पन्ने के लिए क्या करते हैं, एक डाई नुमा एक बना लेते हैं। यानी मान लेते हैं हमने एक डाई बना ली, यहाँ पर हमने एक लकड़ी का एक बोर्ड लिया और ये लकड़ी का बोर्ड में क्या क्या किया हमने, कुछ अक्षर उकेर लिए। तो अक्षर उकेरने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पर रंग लगाकर बार बार उसे जो है किसी न किसी कागज पर, किसी न किसी गत्ते पर मार देंगे तो क्या होगा, वही अक्षर वहाँ पे छप जाएंगे। तो ये मुद्रण हुआ। तो आई होप आपको पांडुलिपि और मुद्रण में अंतर समझ में आ गया होगा और आप इस तरह का कमेंट में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई, तमाम चित्र वगैरह इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपकी जो हेडिंग है वो यही है, शुरुआती छपी किताबें, कि वास्तव में शुरुआत में कहाँ से लेखन स्टार्ट हुआ है, कहाँ से किताबों को छापने की परंपरा या परिपाटी स्टार्ट हुई है, वो हम देखेंगे। मुद्रण की जो तकनीक है, यानी छपाई की जो तकनीक है, वो सबसे पहले आपके चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई है। और यहाँ पर छपाई पहले शुरुआत में किसी मशीन से नहीं होती थी बल्कि हाथ से होती थी। अगर हम बात कर रहे हैं चाइना की, तो 504 ईस्वी से यहाँ पर चाइना में क्या है, स्याही लगे काठ होते थे। काठ का मतलब होता है यहाँ पर एक लकड़ी का एक गत्ता टाइप होता था, लकड़ी का एक यहाँ पर तख्ता टाइप होता था, जैसे काठ या काष्ठ। तो इसके ब्लॉक या तख्ती पर कागज को हम रगड़ते थे और ऐसे करके किताबें यहाँ पर छापी जाती थी। शुरुआत में जो किताबें यहाँ पे तैयार की जाती थी उनमें यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर उस समय इतनी गुणवत्तापूर्ण कागज तो थे नहीं, इतने ज़्यादा मतलब उपयुक्त तो आप कह सकें, या फिर इतने गुणवत्तापूर्वक जो कागज के नमूने वगैरह उस समय तो थे नहीं। उस समय जो कागज वगैरह होता था वो हल्का होता था। तो यहाँ पर जो गत्ता वगैरह ये दबाव लगाते थे या उस पर गत्ते वगैरह पर रगड़ते थे कागज को, तो कागज में इतनी जान नहीं होती थी कि उसे झेल पाए। तो इसी कारण क्या था कि कागज का एक छोर ही हम यहाँ पर कलर कर पाते थे, यानी कागज का एक तरफ ही हम यहाँ पर कागज पर प्रिंट कर पाते थे, उसकी बैक साइड में हम यहाँ पर प्रिंट नहीं कर पाते थे, यानी मुद्रण नहीं कर पाते थे। तो इस तरह की यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर इसको हमने करने के लिए एक चीज़ यहाँ पर क्रिएट की है, यानी यहाँ पे पारंपरिक चीनी किताब है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि दोनों तरफ हम छपाई संभव नहीं है। तो इसलिए हमने एक यहाँ पर एक शैली विकसित हुई है जिसे हम कहा गया है एरकॉर्डियन शैली। तो इसमें क्या है, किनारों को मोड़ने के बाद ये सिलकर बनाई जाती थी, ताकि क्या होता था, ताकि पन्ना फटे ना। यानी किनारों को हम मोड़ देते थे, किसी पन्ने के जो किनारे हैं उसको मोड़ देते थे और बाद में साइड से सिल देते थे, और केवल उसके एक साइड में यहाँ पर जो है मुद्रण होता था, पीछे की साइड में मुद्रण नहीं होता था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, जैसे किताबों का सुलेखन करने वाले। सुलेखन का मतलब क्या होता है, जो हाथ से लिखते हैं उन्हें कैलीग्राफर कहते हैं, खुशनवीसी भी बोलते हैं उन्हें, या फिर मतलब खुशखत भी बोलते हैं।
तो ये क्या करते थे, किताबों को बड़े बड़े अक्षरों से उनकी सही सी कलात्मक दिखाई दे इस तरह से उन्हें लिखते थे। उसके बाद इनकी जो है वही चीज़ें होती थी, डाइयाँ तैयार की जाती थी कास्ट पर, लकड़ी के गत्ते पर इनकी डाइयाँ तैयार की जाती थी, तो उसके जरिए ये प्रिंटिंग होती थी। अब यहाँ पर अगर चाइनीज पूरी सिस्टम देखें तो चाइनीज सिस्टम में किताबों का महत्व क्या था वो भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना में वहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करवाई जाती थी। तो सिविल सेवा परीक्षा जो जैसे हमारे यहाँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ आप लोग किताबें तमाम पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, तो वैसा ही वहाँ पर भी था। यानी वहाँ पर क्या था कि चाइना में जो है नौकरशाही के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करवाई जाती थी, तो उसके लिहाज से तमाम लोग किताबें पढ़ते थे। तो यहाँ पर किताबों की एक भारी डिमांड भी थी, यानी कि बड़ी तादाद में किताबें छपवाई जाती थी। रीजन यही था कि भाई वहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा आयोजित होती थी उस समय। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट कर लेना, सेकंड पॉइंट, कि चीनी राजतंत्र सिविल, यानी यहाँ पर लिख लेना चीनी राजतंत्र सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। सेकंड पॉइंट आपका हो गया कि चीनी राजतंत्र सिविल सेवा से नियुक्त चीन की नौकरशाही के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। तो आपने चाइना के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर हमें आगे बढ़ते बढ़ते अगले क्रम में हमें यह देखने को मिलता है कि पहले जो केवल किताबें पढ़ने वाला वर्ग था वो कुलीन वर्ग था, कुलीन या विद्वान वर्ग था। सभी लोगों के लिए किताबें सुलभ नहीं थी, सभी लोगों के लिए किताबें अवेलेबल नहीं थी। दूसरी रीजन ये भी था कि किताबें उस समय हाथ से लिखी जाती थी, तो हाथ से लिखने की वजह से किताबों की जो प्रिंटिंग में खर्चा जो होता था बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता था, तो ये हर कोई खरीद भी नहीं पाता था। इसके अलावा सब लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। अब जैसे जैसे किताबों में यानी मुद्रण का विस्तार होता गया, मुद्रण का विकास होता गया, किताबें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में छपने लगी हैं। अब किताबों की जो कीमत है वो भी कम हो गई है। तो इस वजह से समय के साथ साथ तमाम लोग, पहले क्या था विद्वान वगैरह यही सब पढ़ते थे, लेकिन अब नहीं। अब जो लोग कारोबार वगैरह करते हैं या फिर महिलाएं वगैरह हैं वो भी अब किताबें पढ़ने में रुचि लेने लगी हैं, वो भी किताबों से अपना ज्ञान अर्जित करने लगी हैं अपने आप को। तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिख लेना, थर्ड पॉइंट यहां पर आप लिख लेना कि 17वीं सदी तक आते आते मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे, बल्कि व्यापारी और अमीर महिलाएं, यहां पे अमीर महिलाएं जो हैं, यहां पे आगे मैं बढ़ाता हूं, यहां पर बल्कि व्यापारी और अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, ये लिख लेना आप, ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो आपने देखा होगा कि जो पश्चिमी यूरोप वाले हैं, खास करके आपने देखा है यूरोप वाले व्यापार करने के लिए पूर्व में जब आए, तो पूर्व में जब उन्होंने अपनी चौकियाँ वगैरह बनाई तो यहाँ की यानी चाइना की जो है जो कला है, मुद्रण की कला है, इससे वो अवगत हुए। तो अवगत हुए तो भाई यूरोप वालों ने भी कुछ चीज़ें सुझाई हैं। यूरोप वालों ने क्या है, इनकी एक मशीनी प्रेस हुआ करती थी, तो मशीनी प्रेस का यहाँ पर आयात हुआ है, लेकर आए हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे चाइना वगैरह में ऑर्डर वगैरह भी दिए हैं कि आप हमारी इतनी किताबें छाप दीजिए, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो आप अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियाँ स्थापित करने के साथ ही जो पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या था, संघाई प्रिंट संस्कृति का एक नया केंद्र यहाँ पर बन गया था, क्योंकि तमाम जो पश्चिमी संस्कृति के स्कूल थे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघाई में किताबें प्रिंट होती थी उनकी, तो ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक आप चित्र देख पा रहे हैं, ये डायमंड सूत्र का पन्ना है। डायमंड सूत्र जो है जापान की सबसे पुरानी किताब है। तो यहाँ पर अब जापान में मुद्रण कैसे पहुंचा है वो भी हम देख लेते हैं। जापान में मुद्रण जो पहुंचा है, जापान में छपाई की कला जो पहुंची है वो पहुंची है चीनी जो बौद्ध प्रचारक हैं उनके जरिए। चीनी बौद्ध प्रचारक जो थे वो 768 से लेकर 770 ईस्वी के आसपास जो है ये तकनीक लेकर जापान में गए हैं। तो ऐसे करके जापान में ये कला पहुंची है। और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने को और मिलेंगी। यहाँ पर देखिए आपने हेडिंग डाल ली होगी, जापान में मुद्रण। यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि भाई इसी दौरान एक जापान की सबसे पुरानी किताब लिखी गई है, ये भी आप सेकंड पॉइंट में लिख लेना। ये किताब 868 ईस्वी में लिखी गई है, इसका नाम है डायमंड सूत्र है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काठ पर खुदे हुए चित्र हैं यहाँ पर, यानी कि जो लकड़ी का जो काठ होता है उस पर खुदे हुए चित्र हैं, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे डायमंड सूत्र में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए तस्वीरें उस समय कैसे बनाई जाती थी, इन तस्वीरों का भी यहाँ पर जो है बोलबाला था, तस्वीरें भी बनाई जाती थी। तस्वीरें जो थी हाथ से बनाई जाती थी, और तस्वीरें खास करके कपड़ों पर, ताश के पत्तों पर या कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। इन तस्वीरों को बनाने का भी प्रचलन था कि उस शब्द ही नहीं लिखे जाते थे बल्कि तस्वीरें भी बनाई जाती थी।
अब यहाँ पर जैसे बताया गया है कि जो 18वीं सदी तक एदो यानी अब आज का जो टोक्यो है उससे पहले एदो कहा जाता था। तो एदो में एक नई संस्कृति का विकास हुआ है। वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर अब जो चित्रकारी हो रही है उसमें वहाँ पर शाही संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। यानी वहाँ पर चाय घर, कलाकार, तवाइफ वगैरह ये सब उन जो है यहाँ पर चित्रण में नजर आने लगे हैं। तो ऐसे करके एदो में नई संस्कृति का उदय हुआ है, ये बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसी दौरान एक यहाँ पर एक जापान के जो है पेंटर चित्रकारी वाले एक व्यक्ति यहाँ पे पैदा हुए हैं जिनका नाम है कितागावा उतामारो। इनका नाम है कितागावा उतामारो। तो इन्होंने क्या योगदान दिया है, तो ये जो है कितागावा उतामारो ये 1753 ईस्वी में एदो यानी ब्रैकेट में लिख लेना पूर्व का टोक्यो यहाँ पर पैदा हुए हैं। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उकियो नाम की यानी तैरती दुनिया के चित्र बनाए हैं। एक नई चित्रकला शैली इन्होंने विकसित की है, यानी इन्होंने उकियो नाम की एक चित्रकला शैली यहाँ पर विकसित की है, तैरती दुनिया के चित्र के नाम से विकसित की है। और ये यहाँ पर अपनी चित्रकला में इन्होंने जो क्या किया है, इन्होंने इसमें जो है शहरी जीवन की झलक दिखाने के लिए चित्रण किया है। यानी यहाँ पर इन्होंने शहरी जीवन का चित्रण यहाँ पर अपनी चित्रकला में किया है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इनका चित्र इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि यूरोप और अमेरिका के तमाम जो जाने वाले चित्रकार उस समय के जो थे वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छपाई के साथ साथ चित्रकारी का भी यहाँ पर उदय हुआ है। छपाई के साथ साथ चित्रकारी ने भी अपना योगदान दिया है। यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में और बताया गया है, इसे आप नोट करके लिख लेना। यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है त्रिपिटका कोरियाना के बारे में। तो त्रिपिटका कोरियाना है ये वास्तव में क्या है, ये एक वुड ब्लॉक्स यानी कि यहाँ पर वुड ब्लॉक्स का मतलब क्या है, लकड़ी के जो ब्लॉक होते हैं इनके मुद्रण के रूप में एक बौद्ध ग्रंथों का एक कोरियाई संग्रह है, कोरियाई भाषा में इसका संग्रह है। यहाँ पर क्या है कि इन्हें 80,000 जो वुड ब्लॉक्स होते हैं यानी लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते हैं, लकड़ी के ब्लॉक होने का मतलब क्या है, जैसे लकड़ी का कोई मान लीजिए इतनी फंटी है यानी चौड़ी सी एक फंटी है, उस पर हमने कोई चीज़ उकेर दी शब्दों के रूप में तो वही वुड ब्लॉक बोला जाएगा। तो वही चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर ये है यहाँ पर संग्रह, और ये जो संग्रह है लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। और अभी वर्तमान में इस संग्रह को जो है सन 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द बर्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। ये आप यहाँ पर नोट कर लेना। तो यहाँ पर ये लकड़ी पर यहाँ पे अंकित जो है ये जो आपकी बुक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी त्रिपिटका कोरियाना में। तो यहाँ पर आपने देख लिया इस तरह से बौद्ध ग्रंथ के बारे में देख लिया जो कि यहाँ पर आपके कोरियानी भाषा में लिखा गया है। अब ये देखिए एक चित्र है, यहाँ पर चित्र आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो आपकी जो नई चित्रकारी यहाँ पर का उदय हुआ है, उकियो नाम की चित्रकारी का उदय हुआ है। तैरती दुनिया दिखाई गई है यानी कि यहाँ पर शहरी जीवन के चित्र को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर सुबह का सीन है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं विविध चित्र यहाँ पे दिखाए गए हैं, विविध जो शैली दिखाई गई है और बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे कार्यों में संलग्न हैं, इस तरह का दिखाया गया है यहाँ पर। अगली जो हेडिंग है आपकी वो है यूरोप में मुद्रण का आना। यानी ये तो बात होगी कि भाई छपाई की कला कहाँ से शुरू हुई है। छपाई की कला शुरू हुई है आपके पूर्व एशिया से शुरू हुई है और पूर्व एशिया से पहुंचते पहुंचते अब ये पहुंच गई है कहाँ पर, आपके यूरोप में। तो यूरोप में पहुंचने का इसका एक रीजन था। रीजन ये था, आपको ये तो पता ही होगा कि प्राचीन काल से ही भारत और चाइना से व्यापार होता रहा है। भारत और चाइना के जो व्यापारी थे आपके पश्चिमी देशों में अपने मसाले और रेशम ले जाते रहे हैं और खास करके यहाँ पर स्थलीय मार्ग में रेशम मार्ग का प्रचलन यहाँ पर था। इन रेशम मार्ग के जरिए चीज़ें जो थी पश्चिम यानी यूरोप तक पहुँचती रही हैं। तो ऐसे करके जो प्रिंटिंग वाला यहाँ पर है, प्रिंटिंग जो आप देख रहे हैं वो प्रिंटिंग का ज्ञान भी ऐसे करके वहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट यहाँ पर आप लिख लेना। यहाँ पर पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि 11वीं सदी में चीनी कागज रेशम मार्ग से यानी रेशम मार्ग के रास्ते वहां पहुंचा, वहां से मतलब यूरोप में पहुंचा। यानी आप लिख लेना 11वीं सदी में चीनी कागज रेशम मार्ग के रास्ते यूरोप में पहुंचा। अब यहां पर जब कागज पहुंच गया है तो पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में लोग पांडुलिपियों के लिए या तो चर्म पत्र यानी कि जो जानवरों की खाल वगैरह है, लकड़ी की छाल वगैरह है, या फिर कुछ पत्ते वगैरह होते हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं, तो उनका प्रयोग करते थे। लेकिन जब कागज का प्रचलन हो गया, कागज चलने लगा, तो अब जो मुंशी वगैरह थे जिन्हें कातिब बोला जाता है, लिखाई करने वाले थे, तो वो पांडुलिपियों की जगह कागज का प्रयोग करने लगे हैं। तो यहाँ पर वही सब चीजें देखने को मिलती हैं कि कागज ने क्या किया है, जो कातिब वगैरह हैं इनको यहाँ पर बताया गया कि जो कागज जब वहां पर पहुंचा है तो इसने मुंशियों द्वारा जो लिखी जाने वाली पांडुलिपियां हैं इनके उत्पादन को यहाँ पर मुमकिन बना पाया है। क्योंकि वहां पर पांडुलिपियां लिखने में जो समय बर्बाद होता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था, तो अब लोग क्या करते थे, पांडुलिपियों के पत्रों की जगह जो कागजों का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इस तरह की बातें बताई गई हैं यहाँ पर। तो पहले का सब पॉइंट नोट करना। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मार्को पोलो। ये महान
खोजी है, यात्री है, और ये चाइना की यात्रा के लिए गया है, चाइना में काफ़ी साल रहा भी है और बाद में ये इटली लौट कर आया है। तो ऐसे करके वहाँ से, चाइना से ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली जो तकनीक है, यानी वुड ब्लॉक काठ की तख्ती पर जो छपाई होती थी इसके जरिए, तो वो ज्ञान अपने साथ लेकर आया है। तो ऐसे करके इटली में वहाँ पर वुड ब्लॉक के सारे छपाई की पहला कारखाना स्थापित किया गया है और ऐसे करके इटली से पूरे यूरोप में छपाई की तकनीक फैल गई है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट में आप लिख लेना, जैसा मैं भाषा लिखवा रहा हूँ, यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट नहीं, सॉरी, पहले का सब पॉइंट बना देना। यहाँ पर लिख लेना कि फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक खोजी यात्री चीन से वुड ब्लॉक वाली छपाई का ज्ञान लेकर, यानी आप इस तरह से लिख लेना सब पॉइंट कि फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक खोजी यात्री चीन से वुड ब्लॉक वाली छपाई का ज्ञान अपने साथ लेकर इटली वापस लौटा। तो यहां पर आपका एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा और आपने एक शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख भी लिया है। तो आप समझ जाएंगे जब इटली में पहुंच गई तो इटली के जरिए धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई है ये। अब यहां पर शुरुआत में अगर हम देखें, ठीक है, शुरुआत में जब यहाँ पर ये किताबों वाली प्रिंटिंग वाली जो तकनीक वहाँ पर गई है, और तो वहाँ पर इसका थोड़ा मजाक उड़ाया गया है। लोगों का मानना ये था कि भाई ये तकनीक पहुंची है छपाई वाली, बड़े सस्ती है, घटिया किस्म की है। जैसे आप देखते होंगे कोई नई चीज़ आए तो मार्केट में जो कुलीन वर्ग होता है या ऊंचे दामों पर खरीदने वाला वर्ग होता है उसका उपहास उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। तो वहाँ पर भी यही स्थिति थी। जो कुलीन वर्ग वाले लोग थे या भिक्षु संघ के प्रमुख थे, उन्होंने छपी किताबें जो है उनके आगे ये किताबें बहुत सस्ती मानी जाती थी। यानी उनकी जो छपी किताबें होती थी वो वास्तव में वेलम या चर्म पत्र पर ही छपती रही हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। इन कागज का इस्तेमाल इन्होंने इतनी जल्दी नहीं किया है, कागज को इन्होंने इतनी जल्दी नहीं स्वीकारा है। कागज का शुरुआत में इन्होंने उपहास उड़ाया है, किसने, जो बड़े बड़े कुलीन वर्ग वाले लोग हैं, लेकिन बाद में फिर जो है कागज का प्रचलन चलने लगा है, वो बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर आप सेकेंड पॉइंट में लिख लेना कि मुद्रित किताबों को सस्ती अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण ये अभी भी बेस कीमती वेलम को यानी चर्म पत्र पर यही छपते थे। यानी जो कुलीन वर्ग के लोग हैं या भिक्षु संघ के प्रमुख हैं, उनकी जो विलासतापूर्ण किताबें हैं वो अभी भी किस पे छप रही थी, यानी कि चर्म पत्र पर छप रही थी, यानी वेलम पे छप रही थी। तो यानी ये लोग मानते थे कि भाई किताब जो कागज का पन्ना है वो बहुत सस्ता होता है, चीप होता है, घटिया होता है, तो इसलिए इनकी किताबें जो थी वो चर्म पत्र पर ही छापी जा रही थी। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे बढ़ने में हम ये देखते हैं कि किताबों की मांग अब धीरे धीरे यूरोप में बढ़ने लगी है, क्योंकि किताबें धीरे धीरे पाठक वर्ग जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया, किताबों की डिमांड बढ़ने लगी है। तो जब डिमांड बढ़ने लगी है तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले किताब निर्माता हैं उन्होंने अब ज़्यादा व्यक्तियों को अपने यहाँ काम पर रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जो कातिब यानी जो सुलेख करने वाले व्यक्ति हैं उनको अपने यहाँ काम पर लगाया है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लिख सकें, फिर उनकी जो है जो प्रिंटिंग है वुड ब्लॉक के जरिए प्रिंटिंग की जा सके। तो ऐसे करके यहाँ पे कहानी बताई गई है। अगर हम पांडुलिपि की बात करें, देखिए पांडुलिपि का यहाँ पे बताया गया है, वैसे स्टार्टिंग में नहीं मैंने पांडुलिपि के बारे में बताया था, और क्लास 6 में अगर आप देखेंगे, क्लास 6 की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, वहाँ भी पांडुलिपि के बारे में बताया गया है। ये पांडुलिपि जो होती है वो लिखने में बड़ा जो है कठिन काम होता है, साथ ही साथ उसका जो कॉपी करना है, नकल उतारना भी उसका बहुत खर्चीला होता है, समय बहुत लगता है, श्रम भी बहुत लगता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। इसके अलावा पांडुलिपि बहुत नाजुक होती है, ये पन्ने के फटने का डर रहता है, पन्ना बोल रहा हूँ मैं, पत्ते के फटने का डर रहता है, बहुत जल्दी खराब होने का डर रहता है, लेख जो है स्याही जो है बहुत ज़्यादा बिखरने का डर रहता है, बहुत सारी वहाँ पर दिक्कतें होती हैं। तो पांडुलिपि वास्तव में बहुत खर्चीला माध्यम था उस समय, लेकिन जैसे ही यहाँ पे प्रिंटिंग का चलन हुआ है, किताबें जो वुड ब्लॉक के सारे छापी जाती थी, तो जैसे जैसे इसका चलन हुआ है, तो जब ये आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी महत्ता बढ़ती चली गई है, यानी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की महत्ता बढ़ती चली गई है। पांडुलिपि वाला जो सिस्टम है अब धीरे धीरे विलोपित होने लगा है, खत्म होने लगा है। तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट में लिख लेना कि पांडुलिपियों की नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था, ये लिख लेना आप। और ये नाजुक होती थी, इसलिए उनका चलन सीमित रहा। सर्कुलेशन मत लिखना आप, चलन लिख लेना आसान भाषा में। इसी में सब पॉइंट। किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, इन तख्ती की छपाई, ये बाद में लोकप्रिय होता गया है। तो आपने ऐसे देख लिया कि भाई पांडुलिपि जो है, जो आपकी हैं, इनके ऊपर किस तरह से ये आगे बढ़ी हैं, ये किस तरह से पांडुलिपि के ऊपर जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है ये इसने विजय हासिल की है, और आगे लगातार वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की महत्ता बढ़ती चली गई है।
अब यहाँ पर एक क्रांति देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर एक यूरोपीय व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया है। इसके बाद छपाई में एक नया, आप देख सकते हैं, एक नए युग का प्रारंभ हो गया, एक नए युग का सूत्रपात हुआ है इनकी प्रिंटिंग प्रेस बनाते ही। ये नाम है इनका गुटेनबर्ग और इनकी प्रिंटिंग प्रेस। तो आप हेडिंग डाल लेना, सब हेडिंग इसी में कि गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग जो व्यक्ति थे, इनके पिता एक व्यापारी थे और एक बड़ी रियासत में ये पलकर बड़े भी हुए थे। शुरुआत में इन्होंने क्या किया था, ये तेल और जैतून पेरने की जो मशीनें होती थी उन्हें ये देखा करते थे, यानी बहुत सारे काम जानते थे। एक कह सकते हैं इंजीनियर टाइप व्यक्ति थे, यानी जो पत्थर पर पॉलिश करने की कला भी जानते थे, सुनारी भी जानते थे, यानी सोने चांदी के आभूषणों की कला भी जानते थे। बहुत अच्छे खासे व्यक्ति थे, यानी कुशल कारीगर बोल सकते हैं इन्हें। तो शुरुआत से ये तेल और जैतून पेरने की जो मशीनें हैं वहां पर ये देखते रहे थे। तो इनके माइंड में ख्याल आया कि भाई इन मशीनों के सहारे, क्योंकि वो मशीनें जो तेल पेरने वाली मशीनें होती हैं, जैतून पेरने की मशीनें होती हैं, वहां पर ये दाब लगाया जाता है। दाब का मतलब जानते हैं आप? दाब का मतलब ये है कि जब हम दबाव लगाते हैं तभी तो उसमें तेल निकल पाता है। तो इन्होंने ये देखा है क्यों ना यहाँ पर अभी जो हाथ से छापी जाती हैं, तो यहाँ पर जो वुड ब्लॉक इसमें फंसाकर हम यहाँ पर दबाव लगाएं तो कागज पर अपने आप प्रिंटिंग हो जाएगी। तो ऐसे करके गुटेनबर्ग ने यहाँ पर अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाई है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट आप लिख लेना। पहला पॉइंट, गुटेनबर्ग बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था। आगे बढ़ते हैं इसी में सब पॉइंट। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और यहां पे सांचे का उपयोग जो किया गया, वहां पर अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। देखिए यहां पर जो गुटेनबर्ग वाली जो प्रेस है, यहां पर हमें एक चीज देखने को मिलेगी, यहां पर इन्होंने धातु यानी लोहे के या धातु के सांचों का प्रयोग किया है। लकड़ी वाले ब्लॉक का प्रयोग ना करके धातुई सांचों का प्रयोग किया है। जैसे आपने देखा होगा, आज से अगर 15-20 साल पहले आप किसी प्रेस पर गए हो तो वहां पर भी जो डाई बनाई जाती थी, यानी छपाई से पहले वहां पर डाई तैयार होती थी, तो डाई भी वहां पर जो है धातु वाले सांचे जो होते थे उन्हें फंसाकर बनाई जाती थी, उन्हीं से अक्षर बनाए जाते थे। तो ये उसी परंपरा की देन है जो आपने देखा होगा 15-20 साल पहले कहीं किसी प्रेस पर गए हो आप, तो वहां पर इस तरह की डाइयां आपको देखने को मिल जाती थी। तो यही चीज यहां पर भी है। तो यहां पर वो आपने नोट कर लिया होगा पहले का सब पॉइंट। इन्होंने जो है सबसे पहले अपना यंत्र कब तैयार किया है, यानी सेकंड सब पॉइंट, गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यंत्र तैयार कर लिया है था। जो सबसे पहली पुस्तक इन्होंने यहां पर छापी है, यानी जो पहली किताब इन्होंने छापी है वो बाइबल है। तो बाइबल की शुरुआत में 180 प्रतियां बनाने में इन्हें लगभग 3 साल का समय लग गया है, लेकिन फिर भी वो समय जो है उस समय के हिसाब से काफी तेज था, काफी फास्ट था उस समय के हिसाब से। तो पहली किताब इन्होंने कौन सी छापी है? बाइबल छापी है। अब यहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि शुरुआत में जो इन्होंने किताबें छापी हैं, यानी कि ये किताबें पूरी तरह से बताया गया है कि ये नई तकनीक जो आई है, इन्होंने विकसित की है, ये किताबें छापने की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई है। इन्होंने तकनीक विकसित की है छपाई की, ये तकनीक पूरी तरह से किताबें छापने की जो तकनीक चली आ रही थी चाइना वाली, उसकी जगह नहीं ले पाई है। शुरुआत में हम देखेंगे तो यहाँ पर इनकी जो किताबें हैं, उन किताबों को ज़्यादा विशिष्टता भी नहीं थी, लगभग एक जैसी देखने को मिलती थी। जैसे हाथ से लिखी जाने वाली किताबें होती हैं, सेम वैसी ही देखने को मिलती थी, ज़्यादा अंतर नहीं था, कोई ज़्यादा अंतर यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, सेकेंड पॉइंट, कि शुरू में छपी किताबें भी हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी दिखती थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, जैसे यहाँ पर किताबें वगैरह छपाई में केवल और केवल क्या हो सकता है, छपाई में डिजाइन नहीं बनती थी। छपाई में जो है डिजाइन नहीं बनती थी, डिजाइन के लिए क्या करते थे, यहाँ पे पेंटर उसे हाथ से बनाते थे डिजाइन। तो यहाँ पर जो हाशिया होता है, यानी किताब में जो खाली जगह छोड़ दी जाती है, किसी पन्ने पे खाली जगह जो छुट्टी होती है उसे हाशिया बोलते हैं। तो हाशिए पर जो है तरह तरह की फूल पत्ती की डिजाइन बनाई जाती थी, उसको आकर्षित बनाने के लिए, किताब को बनाने के लिए बनाई जाती थी। तमाम बार क्या होता था, जो अमीरों वगैरह के लिए किताबें बनाई जाती थी, अमीरों वगैरह के लिए ऑर्डर देकर किताबें बनाई जाती थी, तो अपनी डिमांड के अनुसार वो जो है तमाम तरह की चीज़ें जैसे बेल बूटे वगैरह ये सब बनवाते थे। तो बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सब पॉइंट पर लिख लेना, सेकंड का सब पॉइंट, कि हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे, यानी पेंटर इन्हें पेंट करता था। और जो अमीरों के लिए जो बनाई किताबें होती थी, इनके छपे पन्ने पर क्या है, हाशिए की जगह क्या बनते थे, बेल बूटों के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती, ताकि वो अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी डिजाइन बनवा सकें। तो आप समझ रहे होंगे किताबें जो है उस समय रखना और किताबें बनाना उस समय वास्तव में एक जटिल कार्य था, और किताबें वही व्यक्ति खरीद पाते थे जो बहुत ज़्यादा धनी या धनाढ़ कुलीन वर्ग होते थे, वही इन्हें किताबें खरीद पाते थे। तो ये गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ पे बताई गई है किस तरह से काम कर रही है।
यहाँ पर एक दाब मशीन में आप देख रहे होंगे हैंडल है जिसके जरिए दाब लगा रहा है व्यक्ति, और नीचे प्लेटन बोली जा रही है, प्रिंटिंग प्लेट है। यहाँ पर बताया गया स्क्रू से एक लंबा हैंडल देख रहे होंगे, तो इसकी मदद से स्क्रू घुमाया जाता है, यानी स्क्रू का हैंडल देख रहे हैं, इसकी मदद से क्या कर रहे हैं, स्क्रू ये घुमाया जाता है। इसके नीचे बताई गई है कि यहाँ पर एक प्लाटेन नाम की एक गीले कागज पर ये दबा दिया जाता है, इसको घुमाकर एक प्लाटेन नाम के नीचे गीला कागज रखा जाता है, इसको दबा दिया जाता है। यहाँ पर जो गुंटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस थी, यहाँ पर इन्होंने वर्णमाला के 26 अक्षर इसमें टाइप बनाए थे, और इस मशीन को यानी कि इस फ्रेम को इधर उधर करके ये टाइप किया जाता था, दबा दबा कर टाइप किया जाता था एक तरह से। तो ऐसे करके यहाँ पर ये मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के नाम से भी इसे जाना गया है, यानी इसे मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के भी नाम से भी इसे जाना गया है। जैसे आप देख सकते हैं टाइपराइटर देखा है आपने कि टाइपराइटर में एक एक चीजें उठकर आती हैं, तो वैसे ही इन्होंने क्या किया था कि 26 जो रोमन अक्षर हैं उन्हें यहाँ पर डिजिट में के रूप में सेट कर दिया था। बस ये करते थे, जो अक्षर जिन्हें प्रिंट करना है उसके लिए घुमा देते थे, इसे कागज को इधर उधर घुमा देते थे, इस वजह से इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया। और ऐसे करके 300 सालों तक ये मशीन जो है छपाई की बुनियाद तकनीक बनी रही है। तो ये बताया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने दूसरा पॉइंट, दूसरे का सब पॉइंट आप देख रहे होंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि करीब 100 सालों के दरमियान 1450 से लेकर 1550 तक यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए हैं। यहाँ पे अच्छे खासे छापे खाने आपको देखने को मिल जाएंगे। और हम 15वीं सदी तक अगर हम बात करें, 15वीं सदी तक आते आते अगर हम देखें तो यहाँ पर यूरोप के बाजार में लगभग 2 करोड़ प्रिंटिंग बुक्स यहाँ पर आ गई, 2 करोड़ प्रिंटेड बुक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और 16वीं सदी तक आते आते लगभग 20 करोड़ प्रिंटेड बुक्स यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में किताबें छपने लगी हैं। और जब इतनी बड़ी मात्रा में किताबें मार्केट में छप रही हैं और मार्केट में आ रही हैं, तो यकीन मानिए मार्केट में खरीदार भी होंगे, यानी पाठक वर्ग भी वहां पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो थर्ड पॉइंट आपने लिख लिया होगा, थर्ड का सब पॉइंट भी आपने नोट कर लिया होगा, यहां पर आपने नोट कर लिया होगा। ये थर्ड पॉइंट है आपका और ये थर्ड का सब पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक। अब यहां पर नोट में लिखने की कुछ चीजें हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए, ये गुंटेनबर्ग वाली टेक्निक थी, मूवेबल मेटल टाइप वाली टेक्निक थी। इसी टेक्निक का प्रयोग करते हुए एक कोरिया की किताब लिखी गई है, और ये उस समय की जो है, उस समय के हिसाब से ये पहली किताब, सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। सबसे पुरानी किताब इस तरह की टेक्निक की, ये सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। तो यहां पर आप नोट करके आप लिख लेना, ये कोरिया की जिगजी किताब का नाम है। ये मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से, मौजूदा यानी आज के समय में है, इसकी जो मुख्य प्रतियां हैं वो देखने को हमें मिल जाएंगी। अब ये है किताब किसकी? देखिए, ये इसमें जैन धर्म नहीं है, जैन का मतलब वहां पर बौद्ध धर्म से है, कोरियाई भाषा में जैन का मतलब बौद्ध धर्म से है। तो इसमें जैन यानी कि बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। यहाँ पर लिखा कब गया है? इसे लिखा गया है 14वीं शताब्दी में मुद्रित किया गया है। अभी अगर वर्तमान में देखें इस किताब को, तो वर्तमान में इसका पुस्तक का जो है पहला खंड जो है वो उपलब्ध नहीं है, जबकि दूसरा खंड जो है यहाँ पर फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर खास बात क्या है? खास बात यह है कि सन 2001 में यूनेस्को ने इसे जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया है। तो आप समझ रहे होंगे कि इतिहास में याद रखने वाली चीज है, और इसलिए इसे यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसे अंकित किया है। तो आप यहाँ पे नोट और नोट के जितने भी सब पॉइंट है वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। तो ये किताब है जिगजी कोरिया की, जो कि मूवेबल मेटल टाइप से मुद्रित होने वाली दुनिया की सबसे प्राचीनतम किताब है, आपके सामने है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर यहाँ पर अब ये गुंटेनबर्ग की बाइबल का दृश्य है। तो यहाँ पर आपको ऐसे तमाम पन्ने देखने को मिल जाएंगे। एक प्रिंटिंग जो प्रेस है उसका बताया गया है। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ही, एक छत के अंदर ही सारे काम हो रहे थे, प्रूफ रीडिंग भी हो रही थी, डाइयाँ भी बन रही थी, लोग फॉर्मेट भी सेट कर रहे थे। यहाँ पर एक तरफ छपाई भी हो रही थी, किताबों की बाइंडिंग भी हो रही थी। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई, यानी एक ही छत के नीचे सारे काम उस समय हो रहे थे। अगली हेडिंग आपकी जो है स्वतंत्र रूप से वो है मुद्रण क्रांति और उसका असर, यानी कि वास्तव में छपाई की जो कला आई है उसका क्या असर पड़ा है, क्या समाज में उसका एक संदेश गया है, वो हम देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब छपाई की कला आई है तो समाज पर उसका असर पड़ा होगा। यानी किताबों की संख्या आप देख रहे हैं दिनों दिन बढ़ती चली गई है। 15वीं सदी में जहां पर मार्केट में 2 करोड़ किताबें हुआ करती थी, अब वो 20 करोड़ संख्या पहुंच गई है। यानी इतनी बड़ी संख्या में किताबें जो है मार्केट में आ गई हैं। तो जब मार्केट में इतनी बड़ी संख्या में किताबें आ गई होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर पाठक वर्ग भी बड़ा होगा। पाठक वर्ग जब बड़ा होगा तो लोगों में ज्ञान का प्रसार ऑब्वियस सी बात हुआ होगा। तो यहाँ पर आपकी यही सब हेडिंग आप बनाएंगे, नया पाठक वर्ग, कि भाई नया पाठक वर्ग कितना जुड़ा है।
पहली बात यह है कि छपाई जब होने लगी है बड़े लार्ज स्केल पर, तो यहाँ पर इससे किताबों की जो कीमतें हैं वो अब गिर गई हैं। यानी अब किताबों की कीमतें गिर गई हैं और किताबों तक अब पहुंच बनाना आसान हो गया है। इन किताबें अब आसानी से इन पर पहुंच बना सकते हैं और पढ़ने की ऐसे यहाँ पर एक नई संस्कृति यहाँ पर विकसित हुई है। यहाँ पर इन किताबों के जरिए लोग जो है, लोग धार्मिक किताबों का जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो है वो धार्मिक किताबों का वाचन यानी वाचन सुनते थे, यानी लोग पढ़कर उन्हें सुनाते थे। गाथा गीत पढ़े जाते थे और उनको पढ़कर सुनाए जाते थे। और यहाँ पर साथ साथ किस्से भी बोलकर पढ़े जाते थे उस समय। गाथा गीत का मतलब आप जान रहे होंगे, अपने राजा महाराजाओं की जो गाथाएं हैं कि भाई उन्होंने ये युद्ध लड़े, उनकी इस तरह का जो रहा है, उनका राजशाही इस तरह की रही है, उनके इतिहास बताया जाता है, गा गा कर सुनाए जाने, तो उन्हें गाथा गीत कहते हैं। आपके भारत में भी इस तरह की जो है चारण और भाट जो हैं, आपने देखा होगा राजशाहियों में चारण भाट उनकी वंशावलियां वगैरह हैं, उनका गुणगान वगैरह सुनाते हैं। तो वैसे ही ये लोग गाथा गीत वहाँ पे सुनाते थे। तो ऐसे करके यहाँ पे वाचन उनका किया जाता था। आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो ये आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया होगा, यानी कि ये पहले के 2 सब पॉइंट हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी आपको कि यहाँ पर उस समय भी ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। ये हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों होता था? ज्ञान का मौखिक लेन देन इसलिए होता था क्योंकि उस समय पूरा पाठक वर्ग शिक्षित नहीं था। कुछ चुनिंदा लोग ही जो थे शिक्षित थे। बाद बाकी लोग क्या करते थे, जो शिक्षित लोग थे वही लोग जो थे वाचन करते थे, उसे पढ़कर सुनाते थे और बाद बाकी लोग उसे सुनकर अपने आप को जो है आत्म विभोर करते थे या फिर अपने आप को भी शिक्षित करते थे। तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी ज्ञान का मौखिक लेन देन ही उस समय भी होता था। ऐसा नहीं है हर व्यक्ति उसे पढ़ लेता हो, नहीं, हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता था, केवल जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वही पढ़कर सुनाते थे। तो यहाँ पर आपने पहले का 3rd सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर उस बात की भी चर्चा की गई है जो मैंने अभी आपको बताई है कि भाई साक्षरता दर की बात कही गई है। अगर हम देखें तो यूरोप के अधिकांश देशों में अगर हमें देखने को मिलेगी तो यहाँ पर 20वीं सदी तक साक्षरता दर सीमित रही है। अब यहाँ पर ऊपर से किताबें भी लगातार बढ़ती रही हैं। अब जो किताबों वाले जो मालिक हैं, किताबें छापने वाली जो मालिक वगैरह हैं, मुद्रक वगैरह हैं, उनका मानना था कि भाई किताबें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन किताबों को खरीदें। अब किताबें खरीदी कैसे जाएँ, बिकें कैसे? तो इसके लिए उन्होंने तरीका निकाला। उन्होंने तरीका ये निकाला कि लोगों कुछ अपने ऐसे व्यक्ति लगाए जो किताबों को बोलकर या पढ़कर सुनाते थे और बाद बाकी लोग उन्हें पढ़कर एंजॉयमेंट लेते थे। इसी में साथ साथ उन्होंने क्या किया कि कुछ लोकगीत की किताबें थी, लोक कथाओं की किताबें थी, वो भी छापनी शुरू कर दी और उन्होंने जो सामूहिक जो ग्रामीण सभाएं वगैरह हैं या शराब घर वगैरह हैं, वहां पर उन्होंने उसे सुनवाना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों के अंदर एक दिलचस्पी, एक जागरूकता, एक चेतना आई। तो ऐसे करके यहाँ पर देखते हैं हम कि धीरे धीरे लोग साक्षरता की ओर उन्मुख होने लगे हैं। तो यहाँ पर आप 2nd पॉइंट नोट कर लिया होगा, 2nd का सब पॉइंट और नोट कर लीजिए। यहां पर लिख लेना कि मुद्रित कृति की व्यापक पहुंच बनाने के लिए उन्हें बोलकर सुनाया जाता था। इसी में सब पॉइंट, अगला सब पॉइंट, मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी। फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराबघरों में सुनाया जाता था। देखिए, गाथा गीत को बेल्लाड कहते हैं, अंग्रेजी में से बेल्लाड कहते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। शराब घर को टेवर्न कहते हैं। ये कुछ शब्द हैं अंग्रेजी के लिखे हुए, इन्हें अपने माइंड में आप इस तरह के शब्द आए तो आप देख लिया कीजिए। इससे आपका ज्ञान कोश और शब्द कोश दोनों ही मजबूत होते हैं। तो आपने यहाँ पर दोनों ही चीजें देखी। अब यहाँ पर हमें सबसे बड़ा सुधार यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? देखिए, जब आपका अगर किताबों का लिखना स्टार्ट हो गया, किताबों का लेखन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर अब हर चीज जो थी पहले की तुलना में, जब मौखिक संस्कृति चली आ रही थी, अब यहाँ पे मौखिक की जगह मुद्रित हो गई है। मौखिक कैसे थी? मौखिक कैसे थी कि भाई अब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सुनाते थे कि भाई हमारा एक राजा रहा था, तो किसी ने मान लीजिए अपने किसी पिता ने अपने बेटे को सुनाया, अब बेटा अपने बेटे को सुनाएगा। तो ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं का हस्तांतरण होता था। ऑब्वियस सी बात है, जब मौखिक रूप से सूचनाओं का हस्तांतरण होगा तो क्या होगा कि कुछ सूचनाएं जो होंगी अपनी मौलिक स्वरूप को खो देंगी। यानी कुछ लोग क्या कहोगे, उसे घुमा फिरा कर या फिर उसमें जोड़ घटाव करके भी बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो कुछ भी है, यानी आपके माइंड में जो कुछ भी है आप उसे लिखकर बताएंगे। लिखकर बताने का ये बड़ा एडवांटेज ये बना रहा कि भाई अब सूचनाएं जो है वो प्रामाणिक बनी रही, उनमें फेरबदल कर पाना इतना आसान नहीं रहा। तो यहाँ पर वही देखने को मिलेगा, मौखिक संस्कृति से अब मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई है। तो यहाँ पर हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। तो 3rd पॉइंट आप यहाँ लिख लेना कि इस तरह मौखिक संस्कृति जो आपकी चली आ रही थी वो मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई, यानी प्रिंटिंग वाली संस्कृति में अब यहाँ पर दाखिल हो पाई है। अगली सब हेडिंग इसी में है, धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर।
अब देखिए ये बहुत अच्छा यहाँ पे प्रश्न है और ये बहुत अच्छा टॉपिक भी यहाँ रखा गया कि धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर ये क्यों हुआ है। क्योंकि अब जो किताबें बड़ी संख्या में आने लगी हैं, पाठक वर्ग लगातार बढ़ने लगा है। अब पाठक वर्ग ऑब्वियसली बात है, जब पहले के समय में तो क्या था कि जनश्रुतियों के आधार पर लोग कहानियां सुन लेते थे, बस उसी से भाव विभोर हो जाते थे कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कोई तर्क करने वाला नहीं था, कोई लॉजिक रखने वाला नहीं था। लेकिन जब किताबें अब छपकर आने लगी हैं तो तमाम लोगों ने अपनी किताबें भी छपवाई हैं, अपने वहाँ पे तर्क भी दिए हैं उन किताबों के जरिए। तो जो जब लोग कंपेयर करके पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो ऐसे करके उनमें जो है कह सकते हैं उनका ज्ञान और परिष्कृत हुआ है, वो गलत का विरोध करने लगे हैं। तो इस बात को लेकर तमाम जो धर्माचार्य वगैरह थे उनके मन में एक आशंका बनी हुई थी कि कहीं ना कहीं विद्रोह ना भड़क जाए, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो किताबों में जो गलत, जो हमारे धर्म से रिलेटेड कुछ भी गलत बातें लिखी हैं उनकी आलोचना ना करने लगें। और आलोचना करेंगे तो यकीन मानिए ऐसे करके जो हमारा धार्मिक साहित्य है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मूल्यहीन हो जाएगा। तो इस तरह की बातें यहाँ पर निकल कर आने लगी हैं। तो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे पहला पॉइंट इसी में ही कि स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। स्थापित सत्ता का मतलब क्या है? जो प्रचलित आपकी परंपराएं चली आ रही हैं, परंपरागत सत्ताएं जो चली आ रही हैं, मान लीजिए धार्मिक कोई संस्थान वगैरह हैं जो अपने विचार लगातार फैला रहे थे लगातार, अब क्या है यहाँ पर कोई नया व्यक्ति अपने विचारों को फैलाना चाहता है, वो भी किताबों के जरिए अपने विचारों को लिखकर फैला सकता है। ये आप समझ रहे होंगे पहला पॉइंट। यहाँ पर आप सब पॉइंट लिख लेना। वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे, यानी अब जो नए चिंतक या विचारक हैं अपनी जो किताबें प्रिंट करवा रहे हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो अपना उनका पाठक वर्ग है उसको नई तरह से सोचने के लिए मना सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। ये हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वही डर बना हुआ था, हर कोई मुद्रण से खुश नहीं था, हर कोई किताबों की प्रिंटिंग से खुश नहीं था। हर किसी यानी कि हर किसी के मन में एक ही जो डर बना हुआ था, डाउट बना हुआ था कि भाई इस पर नियंत्रण जरूर लगाया जाए, वरना हमारा जो मूल्यवान धार्मिक साहित्य है उसको वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, वो मूल्यवान जो है साहित्य नष्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप सेकंड पॉइंट लिख लेना कि हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। इसी में सब पॉइंट भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागीपना, बागी का मतलब क्या, विरोध और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। यानी तमाम धार्मिक लोगों का, तमाम धर्माचार्यों का मानना यह था कि जो प्रिंटिंग सामग्री मार्केट में आ रही है, प्रिंटिंग सामग्री लगातार मार्केट में प्रसार हो रहा है और यहाँ पर नए नए चिंतक विचारक अपनी अपनी किताबें छपवा रहे हैं और ऐसे करके धर्म पर आलोचना कर रहे हैं। अगर उनकी किताबें लगातार मार्केट में बढ़ती गई तो क्या होगा कि लोग उनकी किताबें पढ़कर तर्क करने लगेंगे, विरोध भी करेंगे और ऐसे करके क्या होगा कि अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। यानी आपका जो प्राचीनतम धार्मिक मूल्यवान साहित्य है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगा। तो ये एक डर बना हुआ था और इसी डर के दौरान एक काम और हुआ है। तो यहां पर लिख लेना, इसी में यहां तक पनपने लगेंगे और मूल्यवान साहित्य की सत्ता नष्ट हो जाएगी। यहां पर इसी दौरान एक क्रांति हुई है। ये क्रांति हुई है धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में। ये धर्म सुधारक जो मार्टिन लूथर हैं, इन्होंने अपने विचार को जो है प्रेषित करना स्टार्ट कर दिया है और खास करके इन्होंने जो रोमन कैथोलिक चर्च है, प्राचीनतम आपका कैथोलिक जो इसका मतावलंबी है, कैथोलिक मत वाले व्यक्ति हैं, इनकी आलोचना करनी स्टार्ट कर दी है। तो यहीं से स्टार्टिंग हुई है। सबसे पहले इन धर्म सुधारक जो मार्टिन लूथर हैं, इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपने 95 स्थापनाएं लिखी हैं। स्थापनाओं का मतलब अपनी 95 लेख लिखे हैं, ठीक है। और ऐसे करके इन्होंने क्या है, कैथोलिक चर्च वालों को चुनौती दी है कि आइए शास्त्रार्थ करिए, हमसे आप तर्क कीजिए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब मार्टिन लूथर ने इस तरह की जो किताब निकाली है तो इनकी किताब के बड़ी तादाद में लोगों ने पढ़ा है, बड़ी तादाद में इनकी बात से, मार्टिन लूथर की बात से लोग सहमत हुए हैं, इनके फेवर में भी आए हैं। अब फेवर में आने का परिणाम ये हुआ है कि भाई यहाँ पर जो कैथोलिक रोमन चर्च है इसका विभाजन हो गया है, यानी अब प्रोटेस्टेंट में विभक्त हो गया है। यानी कैथोलिक मान्यता वाले व्यक्ति एक साइड में हो गए हैं, प्रोटेस्टेंट वाले अब अलग हो गए हैं। यानी एक धर्म ही जो है दो मतों में विभक्त हो गया है, कैथोलिक में और प्रोटेस्टेंट में। तो यहां पर आप थर्ड का सब पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। अब देखिए यहां पर बताया गया कि भाई इन्होंने और अपनी किताबें निकाली हैं तो इनकी प्रिंटिंग इतनी इनकी दीवानगी हो गई थी कि लोगों इनकी प्रतियां आती ही मार्केट में जैसी थी तुरंत बिक जाती थी। तो लगातार इनके लिए संकलन निकालने पड़ते थे, लगातार प्रिंटिंग के लिए बुक्स निकालनी पड़ती थी इनकी, वो बताया गया है। अब थोड़ा सा प्रोटेस्टेंट सुधार के बारे में आप लिख लेना, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना, यहाँ पर ज्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पर ये लिख लेना कि भाई ये 16वीं सदी में जो है यूरोप में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और खास करके यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग इसमें से एक थे, यहाँ पर प्रमुख थे इसमें, ये आप इतना लिख लेना। यहाँ पर अगली सब हेडिंग आपकी जो है
वो है मुद्रण और प्रतिरोध। कि प्रतिरोध कहाँ देखने को मिलेगा हमें, प्रतिरोध हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो कहाँ पर हमारा जो टकराव हो रहा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा यहाँ पर कि भाई तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जो अब पढ़ लिख गए हैं, जो लोग किताबें जो हैं, तमाम किताबें, कुछ किताबें धर्म की किताबें हैं, कुछ धर्म विरोधी किताबें हैं, तो दोनों किताबों को जो लोग पढ़ चुके हैं, तो ऐसे करके लोग धर्म की आलोचना भी करने लगे हैं। तो इस बात का डर जो था रोमन कैथोलिक जो संस्था है उसे सता रहा था कि भाई ये धर्म विरोधी खेमा जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये मार्टिन लूथर जैसे विचारकों की किताबें लोग पढ़ रहे हैं, तो धर्म पर आलोचना कर रहे हैं, धर्म पर तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो इन्हें कैसे रोका जाए। तो इसके लिए रोमन कैथोलिक चर्च जो है इसने एक तरीका निकाला है, इसने इंक्विजिशन के नाम से एक जो है अभियान चलाया है, और ऐसे में जो धर्म की आलोचना करने वाले व्यक्ति हैं या धर्म को नहीं मानने वाले व्यक्ति हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर मौत की सजा दे दी गई है। यहां पर हमें देखने को ये मिलेगा। तो यहां पर आप लिख लेना अपना पहला पॉइंट लिख लेना कि धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने इंक्विजिशन, ठीक है, यानी धर्मद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था को शुरू किया, ठीक है, को शुरू किया। इतना लिख लेना आप। और इंक्विजिशन के बारे में थोड़ा सा आप नीचे लिख लेना सब पॉइंट करके, ये यहां से लेकर यहां तक। विधर्मी का मतलब होता है धर्म को नहीं मानने वाला। तो इनकी शिनाख्त की जाती थी, इनकी आइडेंटिफाई किया जाता था कि कौन कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है जो कैथोलिक मान्यता है या रीति रिवाज को नहीं मानता है, तो उसको पकड़ पकड़ कर सजा दी जाती थी। इसके अलावा भी यहाँ पर रोमन चर्च ने कुछ और चीजें भी निकाली थी, क्योंकि मार्केट में अब ओपन मार्केट है, तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी सामग्री थी जो धर्म विरोधी थी। तो रोमन चर्च ने क्या किया है कि अपनी लिस्ट जारी कर दी कि ये किताबें ऐसी किताबें हैं जो हमारे धर्म की आलोचना कर रही हैं, तो ये किताबें जो रखेगा वो प्रतिबंधित माना जाएगा या उस पर सजा दी जाएगी। इस तरह की यहाँ पर इन्होंने एक जो है गाइडलाइन तैयार की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे आप, सेकंड पॉइंट, कि धर्म पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे कि भाई ये किताबें प्रतिबंधित हैं, इन किताबों को कोई ये व्यक्ति अपनी दुकान पर नहीं बेच सकता है। इस तरह से इन्होंने एक सूची प्रकाशित करवाई है। तो सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें और हैं। अब देखिए एक इमेज देख रहे हैं, इमेज में आप देख रहे हैं एक व्यक्ति जो छापा मशीन है उससे किताबें छाप रहा है। अब यहाँ पर तमाम व्यक्तियों कंकाल के रूप में दिखाया गया है। ये क्या है? इसे द मैकवर डांस के नाम से जाना जाता है, यानी बीभत्स नाच। तमाम लोगों का मानना यह था कि नई तकनीक के आने से जो कैलीग्राफर वगैरह हैं या फिर किताबों का मुद्रण करने वाले व्यक्ति हैं जो हाथ से मुद्रण करते थे, अब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो भुखमरी की कगार पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से तमाम जो चित्र वगैरह कार्टून बनाकर उस समय विरोध किया गया है। तो ऐसे करके तमाम आपको देखने को मिल जाएंगे ये सब चीजें। अगली जो आपकी हेडिंग है यहाँ पर, ये है पढ़ने का जुनून। ये किस तरह से लोगों को अंदर अब जो है पढ़ने का एक जुनून जागा है, पढ़ने की एक इच्छा जागी है, और इसी इच्छा की वजह से लगातार यहाँ पर साक्षरता दर बढ़ती चली गई है। इसके अलावा भी यहाँ पर क्या है, जो संप्रदाय हैं यानी किसी धर्म के अलग अलग जो मत हैं, उन लोगों ने भी अपने अपने स्कूल खुलवाए हैं ताकि अपने अपने विचारों से लोगों को अवगत करवाया जा सके। जैसे कैथोलिक हुए, प्रोटेस्टेंट हुए, इन दोनों ने ही जगह जगह पर जाकर अपने अपने स्कूल या चर्च स्थापित करवाए हैं ताकि लोगों को शिक्षित बनाया जाए। तो यहाँ पर हमें यही देखने को मिलेगा कि भाई अलग अलग संप्रदाय की चर्चों ने गाँव में स्कूल स्थापित किए हैं, किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे हैं। तो इसका हमें नमूना यह देखने को मिलता है कि 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में साक्षरता दर जो थी वो 60 से लेकर 80% तक यहाँ पर पहुंच गई थी। इन लोगों के जो प्रयास से, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के प्रयास से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इतनी साक्षरता दर यहाँ पर पहुंच गई है। इसके अलावा भी जब साक्षरता दर बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है लोगों में किताबों को लेकर चेष्टा, जिज्ञासा भी यहाँ पे बढ़ी होगी। तो इस बात को यहाँ पर जो पुस्तक विक्रेता हैं या पुस्तक छापने वाले हैं उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है। तो क्या था कि भाई यहाँ पे पुस्तक विक्रेताओं ने एक तरीका निकाला है। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव गांव जाकर छोटी छोटी किताबें इनको बेचने वाले जो फेरी वाले होते हैं इनको काम पर लगा लिया है। और यहाँ पर पुस्तकों में कौन कौन सी किताबें हुआ करती थी, यानी मुख्यतः पंचांग, यानी आप चांद सूरज की गति, तारीख वगैरह दिखने वाली, उसे पंचांग बोलते हैं। इसके अलावा लोक गाथाएं वाली किताबें हुआ करती थी, लोकगीतों वाली किताबें हुआ करती थी। तो ऐसे ये किताबें बेचा करते थे। तो सेकंड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। देखिए इंग्लैंड में उस समय पेनी चैप बुक्स का मतलब होता है छोटी सी जो गुटका टाइप है, छोटी सी पॉकेट बुक है, उसे चैप बुक बोलते हैं या एक्पेसिया बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना आप पैकेट बुक, ठीक है, यानी पॉकेट बुक। तो यहाँ पर इंग्लैंड में जो है पेनी या चैप बुक या एक्पेसिया यानी ब्रैकेट में पॉकेट बुक किताबें बेचने वालों को यहाँ पर क्या कहते थे हम, चैपमैन कहा जाता था।
और ये जो छोटी छोटी किताबें होती थी इनको कौन लेता था? इनको खास करके लेते थे गरीब तबके के खरीदार, इन्हें लेकर पढ़ सकते थे। अब फ्रांस में क्या हुआ है? फ्रांस में भी एक चीज देखने को मिलेगी। फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू नाम की एक जो था इसका चलन था। ये सस्ते कागज पर ये किताब छापी जाती थी और ये नीली जिल्द में एक बनी छोटी किताबें ये हुआ करती थी। इनका नाम था बिब्लियोथिक ब्लू। तो ये फ्रांस में चलती थी उस समय किताबें। तो चौथा पॉइंट करके आप यहां से लेकर यहां तक लिख लेना। तो आपने यहां पर ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम ये देखते हैं यहां पर कि 18वीं सदी के आरंभ में यहां पर अब समाचार पत्रों यानी समसामयिक घटनाक्रम की जो पत्रिकाएं हैं उनका भी प्रचलन यहां पे चलन आरंभ हो गया है। तो अगला पॉइंट आप 5वां पॉइंट बना देना कि 18वीं सदी के आरंभ में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ साथ मनोरंजन को भी अब परोसा जाने लगा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते बढ़ते हम देखेंगे उस समय अब जो दार्शनिक चिंतन है, और उसी समय आप देख रहे होंगे तमाम खोज आविष्कार वगैरह हो रहे थे। तो ऐसे करके इन लोगों ने भी अपनी अपनी किताबें, अपनी अपनी जो मेथड या मेथडोलॉजी है, इन्हें प्रिंटेड करना जो है प्रिंट करना स्टार्ट करवा दिया है, मुद्रित करवाना स्टार्ट करवा दिया है। तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ जो है संकलित किए गए हैं दोबारा, और नक्शों के साथ साथ ये वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में अब छापे गए हैं। खास करके हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर तमाम जो विद्वान वगैरह हैं, तमाम जो वहाँ पर उस समय के दार्शनिक हैं, उनकी किताबें भी यहाँ पर बड़ी संख्या में छापी गई हैं और पढ़ी गई हैं। जैसे यहाँ पर टॉमस पेन की, वाल्टेयर की, जॉन जाक रूसो, इन जैसे दार्शनिकों की किताबें जो है भारी मात्रा में छपी हैं और ये पढ़ी जाने लगी हैं। यानी आप समझ सकते हैं अब किताबें केवल और केवल धर्म से ना रहकर लोगों के जो दार्शनिक चिंतन है, दार्शनिक विचार हैं, उनकी किताबें भी छपने लगी हैं और लोग बड़ी संख्या में उन्हें पढ़ने लगे हैं। यहां पर हमें यह देखने को मिलेगा। तो छठे का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 18वीं सदी तक एक विचार यहां पर कायम हो गया था। 18वीं सदी तक आते आते एक विचार यहां पर कायम ये हो गया था कि भाई ये किताबें जो है यही वास्तव में प्रगति का मार्ग, ये इसे जो है इसको ज्ञानोदय कर सकती हैं। यानी इनके जरिए प्रगति और जो है ज्ञानोदय होगा, ज्ञान का उदय होगा, और ये जो है ये निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से हमें जो है मुक्ति दिलाएंगी। ऐसा इन लोगों का मानना यही था कि ये किताबें जो है इनके जरिए वो निरंकुशवाद और आतंकी जो राजसत्ता है, यानी आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर क्या करेंगी? ये मुक्ति दिलाकर विवेक और बुद्धि का दौर लाएंगी। यहां पर आप लिख लेना कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर विवेक और बुद्धि का दौर लाएंगी। यानी ये वाला शब्द जो है लास्ट में कर देना ऐड यहां पर, ठीक है। तो इस तरह के लोगों के अंदर विचार पनपने लगे थे। उसी समय एक यहाँ पर विद्वान हुए हैं फ्रांस में, जो उपन्यासकार हुए हैं, इन्होंने भी ये बात यहाँ पे प्रबल तरीके से अपने उपन्यास में लिखी है, और इनकी जो बात है उसको यहाँ पर हाईलाइट करके आप लिख लेना। 18वीं सदी में हुए हैं फ्रांस में उपन्यासकार, इनका नाम है लुई सेबेस्तिये मर्सिये हुए हैं। इन्होंने घोषणा की है कि छापाखाना जो है वो प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, और इससे बन रही जनमत जो है ये निरंकुशवाद को उड़ाकर ये ले जाएगी। निरंकुशवाद का मतलब जानते होंगे कि ऐसा राजा जिसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण ना हो, कोई जो किसी की बात ना माने। यहाँ पे निरंकुशवाद की परिभाषा फिर से बताई गई है यहाँ पर कि जो आपका राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति के कोई हाथ में पूरी शक्तियां होती हैं, उस पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है, ना ही कोई संवैधानिक पाबंदी है। साफ साफ ये कहा जाए कि ऐसा शासक जो अपनी मनमर्जी से शासन चलाता है, अपनी सनक के आधार पर शासन चलाता है, वो निरंकुश शासक कहलाता है। तो वो आपने निरंकुश के बारे में पहले भी पढ़ लिया, 9th में भी पढ़ लिया है आपने। तो यहां पर निरंकुशवाद के बारे में बताया गया है, तो आपने 8वां पॉइंट भी नोट कर लिया होगा। कुछ लोगों का मानना यह है कि जो प्रिंटिंग वाली जो संस्कृति, मुद्रण संस्कृति जो आ गई है, इसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई है। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी यही है, मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे विचारक, इनका मानना यही है कि फ्रांसीसी क्रांति के होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये मुद्रण ही था, प्रिंटिंग ही थी। तो इसके लिए 3 तर्क यहाँ पे देखने के लायक मिलते हैं हमें। कौन कौन से 3 तर्क हैं? पहला तर्क यहाँ पर यह है कि भाई पहली बात तो बिल्कुल सही है कि छपाई के चलते क्या हुआ है, ज्ञानोदय हुआ है, और यहाँ पर चिंतकों में विचारों का प्रसार हुआ है। ये छपाई हुई है, लोगों का ज्ञान का उदय हुआ है। यदि प्रचलित जो मान्यताएं हैं, अब लोग उन प्रचलित मान्यताओं से हटकर कुछ नया सोचने लगे हैं, कुछ आगे का सोचने लगे हैं। यानी अब हर चीज को लोग तर्क की और विवेक की कसौटी पर कसने लगे हैं कि वास्तव में क्या सही है हमारे लिए, क्या नहीं सही है। तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि भाई दार्शनिक जो विचारक हैं उनकी किताबें भी मार्केट में आ गई हैं, तो पाठक वर्ग उनकी किताबों को भी पढ़ने लगे हैं। अब किताबें जब दार्शनिक वर्ग की किताबें हैं, आलोचकों की किताबें हैं, जब वो किताबें पढ़ने लगे हैं, तो वास्तव में अब वो खुद सोचने लगे हैं क्या सही है, क्या गलत है। तो यहाँ पर साफ साफ वही कहा गया कि भाई अब जो आपके जो पाठक हैं वो तर्क और विवेक की कसौटी पर हर चीज कसने लगे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आवश्यक हो गया है कि लोग अब समझने लगे हैं जो निरंकुश शासक है उसको हटा लेना ही बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड सब पॉइंट यहाँ पर दूसरी बात क्या देखने को मिलती है,
अब देखिए छपाई ने यहां पर वाद, विवाद और संवाद, इसकी संस्कृत, नई संस्कृत को जन्म दिया है। देखिए वाद का मतलब क्या होता है? चर्चा करना, यानी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये वाद हो गया। ठीक है, ठीक है, इन तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, वाद, विवाद और संवाद। यानी यहाँ पे वाद का मतलब हो गया चर्चा कर रहे हैं, यानी हम 5-6 लोग बैठे हैं और एक टॉपिक पर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, वाद चल रहा है हमारा। ठीक है, विवाद का मतलब क्या है कि यहाँ पे विवाद का अर्थ वो विवाद नहीं है, यानी मार पिटाई वाला विवाद नहीं है, तर्क दे रहे हैं हम कि भाई ये ऐसा है तो है क्यों, ठीक है, इसके पीछे लॉजिक है तो क्या लॉजिक है, ये विवाद चल रहा है हमारा, यानी तर्क। और कुछ लोग इसके फेवर में, कुछ अपोजिट में तर्क दे रहे हैं। संवाद का मतलब होता है कन्वर्सेशन, यानी हमारा 1 to 1 किसी से संवाद हो रहा है, कोई एक व्यक्ति, यानी यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है, हम आपस में संवाद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमने फलानी किताब पढ़ी थी, फलानी किताब में ये चीज लिखी हुई है, वास्तव में बहुत सही है, जीवन के मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को दर्शा रही है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो छपाई से सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही है कि वाद, विवाद और संवाद की एक नई संस्कृति को जन्म दिया है। ठीक है, ध्यान रखना तीनों शब्दों का अर्थ एक जैसा नहीं है, सबके पीछे वाद लगा होने से एक जैसा अर्थ नहीं हो जाता, तीनों का अर्थ अलग अलग है। आपको और डिटेल में पढ़ना है तो डिक्शनरी को उठा के देख लेना, और डिटेल में देखने को मिल जाएगा आपको, वैसे मैंने आपको यही बता दिया है। तो ऐसे करके यहाँ पर लोग सोचने लगे हैं कि भाई ये पब्लिक, यानी जो नई पब्लिक है वो धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मोल समझ चुकी है, इसमें प्रश्न उठाने लगी है, और यही सब चीजें कहीं ना कहीं सामाजिक क्रांति के लिए उत्तरदायी रही हैं। सामाजिक क्रांति यहीं से निकल कर आई है, सामाजिक क्रांति के विचारों का यहीं से सूत्रपात हुआ है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर आपका थर्ड सब पॉइंट है, यानी साथ में साथ क्या है, जो आपके उस समय चित्रकार वगैरह थे, इन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। अब चित्रकार वगैरह जैसे आज के आपने देखे होंगे कार्टून, जो व्यंग्यकार होते हैं, तमाम अखबारों में आप देखते होंगे सुबह सुबह किसी ना किसी अखबार में, जो उस दिन का, पिछले दिन का जो सबसे हाईलाइटेड मुद्दा रहता है, उसको अगले दिन कहीं ना किसी अखबार पर कार्टून के रूप में देखने को मिल जाता है। ये बात आपने देखी होगी कि खास करके पिछले दिन का जो सबसे हाईलाइटेड मुद्दा पूरे दिन में रहता है, वही मुद्दा अगले दिन के अखबार में कार्टून के रूप में, व्यंग के रूप में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर वही सब चीजें थी, यानी उस समय तो आज़ादी थी नहीं, अभी तो आज़ादी है इस तरह का करने की। तो उस समय क्या था वहाँ पे, 1780 के दशक तक आते आते राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। तमाम कार्टून और कैरिकेचरों में ये भाव उभरता था, और वो मतलब गुपचुप तरीके से अपने अपने ये कार्टून छापते थे, सरकार का, राजशाही का मजाक उड़ाते थे। देखिए राजशाही ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, तो लोगों के मन में भी एक यहाँ पर एक बात जागृत होती थी कि भाई वास्तव में राजशाही कहीं ना कहीं गलत कर रही है, और इस राजशाही को हमें उखाड़ कर फेंकना है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को देखकर ये निकल कर आता है कि वास्तव में जो फ्रांस की क्रांति है, इसके पीछे कहीं ना कहीं मुद्रण का भी हाथ रहा है। देखिए बहुत सारे कारण तो बने ही बने हैं, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं चेतना वाला विचार है वो यहीं से निकल कर आया है। लोगों के अंदर विचार करने, तर्क करने की जो क्षमता का उदय हुआ है वो मुद्रण से ही हुआ है। इन मुद्रण का भी एक अहम रोल रहा है। एक चीज और देखने को मिलती है हमें, देखिए यहाँ पर यह चीज देखने को मिलती है कि सभी लोग केवल और केवल एक मत की किताबें नहीं पढ़ते थे। यहाँ पर कुछ लोग जो है धर्म की किताबों के साथ साथ जो अपोजिशन वाली किताबें हैं वो भी पढ़ते थे। यानी कि एक तरफ वे अगर रूसो और बाल्तेयर पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपोगेंडा या प्रचार भी पढ़ते थे। लोग जो है दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को डेवलप कर रहे थे, यानी पक्ष को, वाद को, विवाद दोनों को यहाँ पर रखकर अपने विचारों को डेवलप कर रहे थे। यानी कि आप वो देख रहे थे कि भाई धर्म सही है या फिर जो आज के चिंतक या विचारक, दार्शनिक वाले लोग जो अपनी जहाँ पर तथ्य रख रहे हैं वो सही है। ऐसे करके क्या हुआ है, लोगों में अंदर जो देखेंगे कुछ भी स्वीकारने और नकारने की प्रवृत्ति यहाँ पर बढ़ती चली गई है, और ऐसे करके यहाँ पर सामाजिक चेतना का उदय हुआ है। तो इसी के साथ आज आपका यहाँ पर पार्ट 1 कवर कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा आपका जो है अगले दिन पार्ट 2 आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहिए। अब यहाँ पर ज़्यादा नहीं बचा है, सिर्फ एक चैप्टर एंड में और बचा है, चैप्टर नंबर 8। इसी के साथ आपकी एक किताब कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, मैंने आपसे फिर से कह रहा हूँ, आपको लगातार वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। और अब इसके बाद हमारा समाजशास्त्र पर ही जो है यहाँ पर फोकस है। इसके बाद हम समाजशास्त्र वाला टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे क्लास 11th का। तो आप तब तक बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, साथ ही साथ अपने नोट्स प्रॉपर वे में बनाते रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।